Hello everyone, welcome again to live session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 17 November 2023. Now we come to first news. United Nations Security Council seek humanitarian pause corridors in Gaza. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमास और इसराइल की वार चल रही है, ठीक है। और ये वार जो है लास्ट 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है। दोनों एक कंट्री है और एक ग्रुप है, ठीक है। इट इज रेफर्ड एज टेररिस्ट ग्रुप बाय सम ऑफ द पीपल एंड सम ऑफ द कंट्री इट इज नॉट रेफर्ड एज ए टेररिस्ट ग्रुप, रादर दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, ठीक है। सो नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। अब क्योंकि ये कैजुअलिटी इसमें काफी हो चुकी है, ठीक है, अराउंड 10 और 11,000 पीपल इसमें मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस पर सिक्योरिटी काउंसिल में द रेजोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय माल्टा एंड अडॉप्टेड विद 12 वोट्स इन फेवर, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं और 15 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स ने इसको वोट किया है। अब जो 15 मेंबर होते हैं, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, 15 मेंबर्स टोटल होते हैं, 15 में 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका जो टर्म होता है वो 2 इयर्स के लिए होता है, ठीक है। और जो 5 परमानेंट है वो तो परमानेंट है ही, ठीक है। तो यहाँ पर द रेजोल्यूशन was prepared by Malta and adopted with 12 votes in favor, calling for urgent extended humanitarian pause. तो यहाँ पर 12 मेंबर चाहते हैं कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो और एक सफिशिएंट टाइम के लिए हो। अब सफिशिएंट टाइम को डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने दिन के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें वोटिंग नहीं किया, द यूएस, यूके एंड रशिया, ये एब्सटेंड रहे हैं वोटिंग से, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, इजराइल का कहना है कि अगर इसको रोका गया, और लेकिन इसमें जब रेजोल्यूशन पास किया गया तो इसकी मेन कंडीशन ये रखी गई है कि जो होस्टेज बनाए हुए हैं इसने, हमास ने, अराउंड 200 पीपल ऑफ इजराइल, उनको पहले छोड़ा जाए, ठीक है। तो जब होस्टेज को रिलीज किया जाएगा तभी ये एप्लीकेबल होगा। और इजराइल का कंसर्न यहाँ पर ये है कि अगर इस यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन पॉज दिया गया तो फिर ये उसके होस्टेज को नहीं छोड़ेंगे, हमास के टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट आतंकवादी जो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। बाइडेन जिनपिंग restore military ties but remain apart on wider flashpoint of Taiwan। देखिएगा, तो जनरली हम देखते हैं कि जो यूएसए की रिलेशनशिप है चाइना के साथ, वी कंसीडर दैट बोथ आर कॉम्पिटिटर टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पर एक ये मिलिट्री फोरम के लिए एक साथ आए, ठीक है। तो इसलिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जिंग जिनपिंग agreed at their first summit in a year to Wednesday to restore military communication। तो पहली बात तो ये अपनी जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है उस पर दोनों कंट्री एग्री हो गए। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना इस बात पर एग्री हो गया है टू क्रैक डाउन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए fentanyl responsible for deadly epidemic of opioid abuse in USA। तो बेसिकली चाइना ने इसका एक फैंथनाइल है, एक सब्सटेंस है, इसको प्रोड्यूस करने से, मतलब इस पर प्रोड्यूस, इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है क्योंकि इसकी वजह से यूएसए में काफी लोगों की डेथ हो गई। अब यहाँ पर चाइना ने फिर थर्ड पॉइंट ये कहा है, बीजिंग क्लेम सोवरेनिटी ओवर द सेल्फ रूलिंग डेमोक्रेसी। तो बीजिंग ने ये कहा है कि जो उसकी सेल्फ रूलिंग डेमोक्रेसी है उस पर उसका कंट्रोल होगा और भले ही ये कंट्रोल उसको बाय फोर्स लेना पड़े, ठीक है। सो मींस चाइना विल नॉट हेजिटेट even by using forces to take the possession of its own territory। तो चाइना का इंडिया के साथ भी डिस्प्यूट चलता रहता है रिगार्डिंग बाउंड्री, ठीक है। और भूटान के साथ इनकी कई टॉक्स हुई हैं जिसमें इन्होंने डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्री किया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। तमिलनाडु असेंबली टू रीअडॉप्ट बिल्स दैट गवर्नर रिटर्न। अब हम इसको समझते हैं। तो देखिएगा, 3 स्टेटों में, पंजाब में, केरला में
और तमिलनाडु। एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली पास करके गवर्नर के पास भेजती है तो आर्टिकल 200 के अनुसार गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू साइन दैट पर्टिकुलर बिल। लेकिन जो आर्टिकल 200 है वो कहता है कि ईदर गवर्नर कैन ईदर गिव हिज और हर कंसेंट और विदहेल्ड कंसेंट। अभी जो विदहेल्ड कंसेंट है यहां से कंसेप्ट होता है पॉकेट वीटो का। तो मतलब गवर्नर किसी भी बिल को एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रोक सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। अब गवर्नर किसी बिल पर कब साइन करेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट नहीं दी गई है। मतलब कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया गया है कि इतने समय में गवर्नर को किसी पर्टिकुलर बिल पर साइन करना है। जिसका कॉन्सिक्वेंसेज ये होता है कि जिन जिन स्टेट्स में अपोजिट पार्टी की गवर्नमेंट होती है वहां वहां पर गवर्नर अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है, दूसरा पावर के पास ये है आर्टिकल 201 के अनुसार कि गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पावर है। इसी पर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जो गवर्नर है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए इस बिल को नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर गवर्नर इंडेफिनिट टाइम के लिए इस बिल को रोकेंगे सो दे विल अंडरमाइन द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट के लोगों ने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर उसको मेजोरिटी में लाए और अब वो चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी या वो लेजिस्लेचर उनके वेलफेयर के लिए कुछ कानून बनाए। लेकिन अब अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाती है लेकिन उस पर साइन ही नहीं होते हैं गवर्नर के, तो वो कानून लागू नहीं हो सकता और उसको हम केवल बिल रेफर कर सकते हैं एंड वी कैन नॉट कॉल दैट एज एन एक्ट। तो बिल में और एक्ट में आप समझते हैं, बिल होता है जब किसी बिल को, किसी डॉक्यूमेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली के या एक या दोनों हाउस पास कर देते हैं और हम सभी भारत के लोग किसी भी बिल को मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, हम केवल एक्ट को मानने के लिए बाउंड है। अब यहां पर ये जो गवर्नर है आर एन रवि जी, ठीक है, इन्होंने कुछ बिल्स को भेज दिया है रिकंसिडरेशन के लिए, किसके पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो बिल हैं, यहाँ पर पहला बिल ये है कि जो तमिलनाडु चाहता है कि उसके स्टेट में जो एमबीबीएस कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन बिना नीट एग्जाम की क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, और दूसरा बिल ये है कि वो जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। जनरली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं उसके चांसलर होते हैं गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, लेकिन अब वे इसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि वहां पर गवर्नर ना होके कौन हो, वहां पर चीफ मिनिस्टर जो है ऑल यूनिवर्सिटीज के चांसलर में चाहिए। अब पॉइंट, एक लीगल पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर कोई बिल, देखिएगा, अगर कोई बिल इनिशियली गवर्नर के पास जाता है, इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, अगर कोई बिल इनिशियली गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर उस पर अपनी पॉकेट वीटो की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि वो किस पर्टिकुलर टाइम तक उसको उस पर साइन करेंगे ये डिफाइन नहीं है कहीं। लेकिन अगर गवर्नर ने किसी बिल को क्या कर दिया, वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, किसके पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल पर साइन नहीं करती है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को बाउंड नहीं है उस पे उन अमेंडमेंट को करने के लिए जो कि गवर्नर ने सजेस्ट करे, ठीक है, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या तो उस बिल पर कुछ अमेंड करके या बिना अमेंड करे अगर उस बिल को सेकेंड टाइम रेफर करती है गवर्नर को, देन गवर्नर इज बाउंड टू टेक द एक्शन अपॉन दैट बिल। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, गवर्नर बाउंड है उस बिल पर एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो यहां पर गवर्नर मना नहीं कर सकता। तो अब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को दोबारा से इनके पास भेजेगी, गवर्नर के पास, आर एन रवि जी के पास, देन ही विल बी बाउंड टू टेक द एक्शन अपॉन दैट पर्टिकुलर
bill. Now we come to next news. Not ruling out investigation in Nazar case if evidence is provided. तो बेसिकली क्या है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है यूके में कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगर कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ प्रूफ देती हैं, कुछ एविडेंस देती हैं कि जो हरदीप सिंह नज्जर हैं उनकी किलिंग में इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ है या इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने उनको मारा है, तो वी आर रेडी टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इन दिस पर्टिकुलर मैटर। अगर हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाते हैं तो कुछ दिन पहले, अराउंड 2-3 महीने पहले, हरदीप सिंह नज्जर एक कैनेडियन सिटीजन थे एंड ही वाज प्रो खालिस्तानी लीडर। तो वो खालिस्तान की डिमांड करते थे इंडिया में, ठीक है। तो खालिस्तान का मतलब है कि दे वांट टू क्रिएट ए सेपरेट स्टेट आउट ऑफ द पंजाब, ठीक है। तो उनका मर्डर हो गया, कुछ अननोन पर्सन ने उनको शूट किया। लेकिन यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट का एलिगेशन ये था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। तो यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट हमको एविडेंस प्रोवाइड कराएगी देन वी विल ट्राई टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस अफेयर। हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। उद्धव led Sena right to election commission object to BJP promise in MP of free pilgrimage to अयोध्या। अब देखिए यहाँ पर इसका हम सब्सटेंस समझेंगे। सेक्शन 123 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सेक्शन 123 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123 है, इट डील्स विद द करप्ट प्रैक्टिस। अब करप्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि अगर कोई पर्सन रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर या ब्राइब देकर, पैसे देकर या थ्रेट देकर किसी पर्सन को कंपेल करता है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट दे, तो ऐसा पर्सन करप्ट प्रैक्टिस करता हुआ माना जाता है। और करप्ट प्रैक्टिस जो पर्सन करेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, दैट पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक कंसर्न रेज किया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और मिस्टर अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, दे आर सीकिंग वोट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी हमें वोट देंगे उनको अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी, इस तरह का, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा है, उन्होंने इसकी शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन से क्यों शिकायत की है? तो बेसिकली देयर इज आर्टिकल 329 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वो कहता है कि कोर्ट विल नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन इन इलेक्शन मैटर। तो जो हमारे नॉर्मल कोर्ट्स हैं, दे डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट्स डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन इन इलेक्शन मैटर। तो हमारे जितने भी इलेक्शन मैटर है, अगर इनमें कोई इशू है, इनमें कोई शिकायत है, देन वी रेफर दैट कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर नॉर्मल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि अगर ये इस तरह का स्टेटमेंट कोई और बोलता है या हम भी इस तरह के स्टेटमेंट फ्यूचर में बोलेंगे अपनी रैलीज में, जैसे कि गणपति बप्पा मोरिया, इस तरह की स्टेटमेंट, ठीक है, एंड दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द करप्ट प्रैक्टिस। अगर इलेक्शन कमीशन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लेते हैं या कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर कल को हमको भी नहीं रोका जाना चाहिए। सो ये सब बातें इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करप्ट प्रैक्टिस सेक्शन 123 जो हमने आपको बताया, एंड सेक्शन और आर्टिकल 329 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि उसके ज्यूरिसडिक्शन को रोकता है या बार करता है। Now we come to next news. चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बहुत इसकी इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था। अब इसके हम लीगल इशू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दीज आर कंसीडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, और ये पब्लिक से डोनेशन ले सकती हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो डोनेशन होती थी
जब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड को 2017 में इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले डोनेशन कैश में होती थी। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंपनी से, किसी भी इंडिविजुअल से पैसे ले सकती है। अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, जो भारत में काम करती है, बी इट फॉरेन कंपनी और बी इट इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी की सब्सिडी, ठीक है, तो वो 7% ऑफ इट्स टोटल प्रॉफिट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती है। इसी बात को चैलेंज किया गया। इसके लिए जो एसबीआई है, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी कुछ स्पेसिफाइड ब्रांच पर कोई भी पर्सन इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकता है। अब जो भी पर्सन जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेगा इन द डिनोमिनेशन ऑफ 10,000, 1 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज ईटीसी, और फिर वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीद के उस कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी को देगा, और वो पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को 15 दिन में कैश करा सकती है। यानी कि 15 डेज में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पैसा है वो कहाँ पहुंच जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑथर है हमारे, इनका कंसर्न ये है कि जो सरकार है उसने टू बिगिन विद द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट was retrospectively amended through the Finance Act 2016 to permit Indian subsidiaries of foreign companies to donate to the political parties। तो इसमें पार्लियामेंट ने क्या किया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया और अमेंड करके इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई कानून आज बना, फॉर एग्जांपल आज 17 नवंबर है और आज ये कानून बना, और अब इस कानून को हमने 10 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया। तो जब हम किसी कानून को उसके बनने की, उसके एनेक्टमेंट की डेट से पहले की वाली डेट से लागू करते हैं, देन इट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर हम इसको 17 के बाद लागू करेंगे, देन इट विल बी, ये कौन सा होगा? इट विल बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो एक तो कंसर्न ये है। सेकंड पॉइंट ये है ऑथर का कि जो भी पर्सन ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेगा, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ा इश्यू है। ठीक है, अब हमारे पास बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सभी सिटीजन के पास एक राइट टू नो है, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया। आर्टिकल 19(1)(a) जो है किसकी बात करता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। अब ये जो राइट टू नो है, इट हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19(1)(a). तो ये जो राइट टू नो का कंसेप्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आया, और केस का नाम था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ये केस का नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) आल्सो इंक्लूड राइट टू नो। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सभी के पास ये राइट है कि हम ये जान सकते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस पर्सन ने कितनी डोनेशन दी है। दिस राइट, जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट इज सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस। उन रेस्ट्रिक्शंस को दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। अब ये रेस्ट्रिक्शंस की 8 ग्राउंड है। कौन कौन सी 8 ग्राउंड है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्री, डिफामेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर का कंसर्न ये है कि हमारा जो राइट टू नो है, इसको केवल 8 ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी गई है। इसके अलावा और किसी ग्राउंड पर इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं जिसने कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है, तो दैट डज नॉट फॉल विद इन द लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस। सेकंड पॉइंट क्या है? जनरली ऐसा हम मानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो गवर्नमेंट है और बिजनेसमैन का या बिजनेस हाउसेस का एक लॉबी होती है, और
ये अगर कोई बिजनेस एंटिटी या कोई कंपनी, बी इट नेशनल कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करेंगी तो सब्सिक्वेंटली फिर वो पॉलिटिकल पार्टी से, जब वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी तो वो बेनिफिट लेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल बी अगेंस्ट द पब्लिक स्पिरिट। ठीक है, इट विल बी अगेंस्ट द पब्लिक डेट्रीमेंट। तो मान लिया कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे के बल पर इलेक्शन जीतकर पावर में आ जाती है और उसने बहुत सारा पैसा लिया है किसी भी कंपनी से या इस तरह के बिजनेस हाउसेस से, तो कल को वो उसको कंपेल कर सकते हैं कि वो उनकी डिमांड के अनुसार काम करे। और अगर वो उनकी डिमांड के अनुसार काम करेंगे तो ऑब्वियसली द पब्लिक इंटरेस्ट विल बी अफेक्टेड। तो जिन लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया या जो लोगों की एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनको इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। अब अगर एक हम फिगर देखें, देखिएगा बॉन्ड्स वर्थ 13,791 crore have been sold in 27 tranches until जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 तक 13,791 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिक चुके हैं बैंक से। ठीक है, तो अब ये जो सारा पैसा है ये डोनेशन की फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टी को चला जाएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। मीडिया इज नॉट अ पावर सेंटर और स्टेक होल्डर इन रियल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हमारे ये जगदीप धनखड़ जी हैं एंड ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट। इन्होंने कंसर्न रेज किया है रिगार्डिंग द फेक न्यूज। इन्होंने कहा है कि जो फेक न्यूज आती हैं ये मिस्चीवियस होती हैं और पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए दी जाती हैं, ये पावर पॉलिटिक्स के लिए होती हैं, इनके मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए होती हैं। तो देखिए जो मीडिया है हमारा, वैसे तो मीडिया हमारा आर्टिकल 19(1)(a) में फॉल करता है एंड मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए फ्री मीडिया का होना मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन अगर मीडिया ही फेक न्यूज स्प्रेड करेगा तो वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी अफेक्ट करेगा और जो पब्लिक है दैट विल नॉट बी एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, और फेक न्यूज के बेहाव पर होने वाले सभी इलेक्शन या उनके कॉन्सिक्वेंसेज या उनके रिजल्ट वो फेयर इलेक्शन की कैटेगरी में नहीं फॉल कर सकते। दिस कैन नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फेयर इलेक्शन। तो इसी पर इन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से अर्ज किया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि इन सारे मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करती है, इट शुड टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट सच media houses or such person who are involved in spreading of the fake news. ठीक है, now we come to next news। no bar on high office in judiciary over past views। ये एक नया एस्पेक्ट दिया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी ने। देखिएगा अभी हमारे देश में जो जुडिशरी में का अपॉइंटमेंट होता है वो होता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब कॉलेजियम सिस्टम अगर किसी पर्सन का नाम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बाउंड है कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन को मानने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और जजेस को अपॉइंटमेंट, जजेस के अपॉइंटमेंट का मेन काम जो है वो जुडिशरी का ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मैटर है इट इज कंसर्न विद वन ऑफ द पर्सन। ठीक है, उनको रिकमेंडेड ऑफ द जस्टिस विक्टोरिया गौरी एज ए मद्रास हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो जस्टिस विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट के जज के लिए रिकमेंड किया गया। अब इनके अपॉइंटमेंट को कुछ एडवोकेट ने चैलेंज किया। ठीक है, तो 21 एडवोकेट चैलेंजेस अपॉइंटमेंट और उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा कि उनके नाम पर को फाइनल ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? उसके रीजन थे कि उनके जो व्यूज हैं पहले वो कुछ कंट्रोवर्शियल व्यूज भी रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने
कुछ गलत व्यू दिए हैं, इस तरह का कुछ एलिगेशन थे। They allege she has made public utterances on social media that amounted to hate speech, pure and simple against minority communities. तो उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ हेट स्पीच दी है। इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब हम हायर जुडिशरी में किसी पर्सन के नाम को कंसीडर करते हैं तो उसके पास्ट व्यू क्या रहे हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो क्यों ऐसा इन्होंने कहा है कि देखिए कोई भी पर्सन है वो हो सकता है कोई भी एडवोकेट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, या वो किसी अपोजिट पार्टी के फेवर में कभी वो कोर्ट में प्रेजेंट हुए हों, जो भी पार्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर उस पर्सन का किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में फेथ रखना या उसके अपने पर्सनल व्यूज के आधार पर हम किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि दैट पर्सन कैन नॉट बी जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि पास्ट व्यू जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते फॉर द अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी। नेक्स्ट, so dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the next such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.